वेलकम बैक टू ए के अकेडमी। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास ए के अकेडमी में। आज हम फिर से देखेंगे जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर हैं, यानी कि पीछे जो एग्ज़ाम हुए जितने भी उन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तभी इस क्वेश्चन का रिवीजन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं बगैर देरी किए हुए। अगर आप इस क्लास में नए हैं तो इस क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे जो क्लास का पहला सवाल है उसका आंसर मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर ही लिया होगा। और अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि मैं आपके इस लाइक से अप्रिशिएट हूँ, मुझे सराहना मिले आपके इस लाइक से, ताकि मैं अगली वीडियो फिर से बनाऊँ। तो देखते हैं इसका आंसर। आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि अनुच्छेद 52 किस चीज़ से संबंधित है, यानी कि आपको बताना है कि अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ABCD मैंने नहीं दिया है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊपर से नीचे तक में आप ABCD मान लेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति से, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति की नियुक्ति से, राज्यपाल की नियुक्ति से, या फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति से। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है, प्रत्येक क्वेश्चन पे 5 सेकंड का समय। ओके, तो चलिए इसका आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर चलिए मैं बता देता हूँ। जिन भी लोगों ने आंसर कर लिया है ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया वो जान लेंगे इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर, ये राष्ट्रपति की नियुक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हम अगर इसको मानते बी तो ये हमारा बी आंसर होगा। ओके, ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे रक्त समूह। आपसे पूछा गया है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह को अगर फ्रेंड्स थोड़ा सा इंग्लिश में, अगर यहाँ पे जो मैंने रक्त समूह लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि रक्त समूह ही लिखे, वहाँ पे ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी ऐसा भी पूछ सकता है आपसे हिंदी में लिख करके। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है, रक्त समूह को ही ब्लड ग्रुप कहते हैं। आपको बताना है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए आइजक न्यूटन, या फिर ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, या फिर सी विलियम गिलबर्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्ल लैंडस्टीनर। मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, आपको ऑप्शन ABCD मान के चलना है। तो चलिए इसका आंसर कीजिए। 5 सेकंड है आपके पास इसका आंसर करने के लिए, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने आंसर कर लिया होगा, मुझे लगता है 5 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। और रक्त समूह की खोज आपसे पूछा गया है, तो रक्त समूह की खोज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, अगर यहाँ पे इसको माने तो डी हमारा आंसर सही होगा, कार्ल लैंडस्टीनर। ये जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं, इन्होंने रक्त समूह की खोज सबसे पहले की थी। और कार्ल लैंडस्टीनर ने जो रक्त समूह की खोज की थी वो इन्होंने नाम भी दिया था, ABCD करके नाम दिया था रक्तों का, यानी कि ब्लड ग्रुप का। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का नाम जो है ABCD करके दिया था, जो कि मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी, इन्हें ब्लड ग्रुप की खोज के लिए, यानी कि रक्त समूह की खोज के लिए 1930 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर को। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि ये कार्ल लैंडस्टीनर ने जब रक्त समूह की खोज की थी तो 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, 1930 में। और इन्होंने ही रक्त समूह की खोज की थी। यहाँ पे फ्रेंड्स रक्त समूह की बात हुई तो रक्त को पहले हम जाने कि रक्त यानी कि ब्लड, हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो 3 प्रकार का रक्त होता है, यानी कि ब्लड होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अगर हम इसे हिंदी में कहें तो हिंदी में होता है श्वेत रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ और रक्त बिंबाणु, ये तीनों होते हैं। ओके, ध्यान में रखेंगे इस बात को भी। और फ्रेंड्स, कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, वैसे तो ये क्वेश्चन कॉमन है, ये बहुत बार आपने रिवीजन कर भी लिया होगा, लेकिन फिर से मैं आपको बतला दूं कि इसका आंसर अगर आपसे पूछे कि लाल रक्त कणिकाओं का आयु काल क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 से 120 दिन का जीवन काल या आयु काल होता है लाल रक्त कणिकाओं का। और श्वेत रक्त कणिकाओं का
जो होता है यानी कि WBC अगर कहें उसे, तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो 3 से 4 दिन का होता है। और प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु की बात करें तो 10 से 12 दिन का जीवन काल होता है इसका रक्त बिंबाणु का। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया आपसे कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जल्दी से बताएंगे। किसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है अशोक, स्वामी विवेकानंद, पृथ्वीराज तृतीय और राजराज प्रथम। जल्दी से बताएंगे, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। जल्द से बताइए फ्रेंड्स। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिन भी लोगों को ये क्लास पसंद आ रही हो तो वो क्लास को ज़रूर लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण पृथ्वीराज नहीं, राजराज प्रथम जो है इन्होंने ही करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, राजराज प्रथम। ध्यान में रखेंगे इस बात को कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। और फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो राजराज प्रथम है ये तंजौर में स्थित है और ये बृहदेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है कौन से देवता को समर्पित है। अगर आप में से कोई भी लोग जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किससे समर्पित है। और मुझे लगता है कि बता ही देना उचित है। चलिए मैं बता देता हूँ कि ये तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है ये शिव को, मतलब भगवान शिव जो हैं उन्हें ये बृहदेश्वर मंदिर ये समर्पित है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। आपसे पूछा गया बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तबला वादक, बांसुरी वादक, संतूर वादक या फिर शहनाई वादक। आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पे 5 सेकंड का समय है, जल्द से इसका आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो ज़रूर क्लास को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए घंटे की आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर चलिए 5 सेकंड है आपके पास। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादक से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसको डी मानते हैं तो हमारा राइट आंसर डी है, यानी कि शहनाई वादक। ये जो बिस्मिल्लाह खां है इनकी बात अगर करें तो ये बिहार के ही थे। बिस्मिल्लाह खां जो है ये बिस्मिल्लाह खां साहब बिहार के ही थे, बिहार के डुमराव से संबंधित है। इनका जन्म स्थान जो है बिहार के डुमराव में है और 1916 में मार्च 1916 अप्रॉक्स, हाँ 1916 में इनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव में 1916 में। और इन्हें 2001 में जो है बांसुरी वादक है ये, और इन्हें 2001 में भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न उससे सम्मानित भी किया जा चुका है। बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न जो कि हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान है, इस सम्मान से बिस्मिल्लाह खां को सम्मानित भी किया जा चुका है। ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। अगर हम इसे हिंदी में कहें तो भारत की खोज के लेखक कौन है, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपसे पूछ सकता है कि ये जो है ये भारत की खोज, भारत की खोज ये पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। जल्द से बताएंगे और 5 सेकंड का समय मिला है आपको, जल्द से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है या फिर भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, ध्यान में रखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान में रखेंगे इस बात को। और चलते हैं फ्रेंड्स, महात्मा गांधी इन्हीं को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो महात्मा गांधी जो हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, इस बात को भी साथ साथ में ध्यान में रखेंगे।
तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मानव शरीर का तापमान सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है, आपको बताना है। ये सवाल भी काफ़ी इजी है, लेकिन ये उस लेवल का ज़रूर है कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। चाहे वो आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आर्मी का एग्ज़ाम दे रहे हो, SSC GD का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसमें ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना था कि मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 37 केल्विन, या फिर 268 केल्विन, या फिर 310 केल्विन, या फिर 98.6 केल्विन। जल्द से बताएंगे, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका आंसर होगा 310 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे है ये राइट आंसर है। 310 केल्विन ये हमारा राइट आंसर है। ध्यान में रखेंगे कि मानव शरीर का सामान्य तापमान अगर केल्विन में पूछे तो हमारा राइट आंसर यही होगा, लेकिन अगर हमसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स आप केल्विन, ये केल्विन नहीं हो करके, एक मिनट, ये इसमें जो आप केल्विन देख रहे हैं ये केल्विन नहीं होगा, यहाँ पे अगर रहेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये फ़ारेनहाइट में हो गया, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि केल्विन में कितना है, तो 310 केल्विन। ओके, और फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि सेल्सियस में कितना होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है, तो आप कहेंगे सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर आपसे एग्जैक्ट पूछ दे, ज़रूरी नहीं है कि 37 डिग्री सेल्सियस ही, उससे कम पूछ दे, यानी कि अगर आपको 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में नहीं है तो आपके ऑप्शन में ज़रूर होगा ये 36.9 डिग्री सेल्सियस, यही हमारा आंसर होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ये हो 310 केल्विन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने आंसर ये समझ लिया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा अगला सवाल 7 नंबर सवाल है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप है जो कि सर्वदाता कहलाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। आपसे सर्वदाता की जगह, इस सर्वदाता की जगह, ये जो सर्वदाता है इसको यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर भी लिख सकता है। ध्यान में रखेंगे कि सर्वदाता ना लिख करके यूनिवर्सल डोनर भी लिख सकता है, तो दोनों का मतलब एक ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है या फिर यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रक्त समूह ए, रक्त समूह AB, रक्त समूह O नेगेटिव, या फिर रक्त समूह A नेगेटिव। जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और नई वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। मुझे लगता है कि 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं और इसका आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रक्त समूह O नेगेटिव, यानी कि O नेगेटिव। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्लड ग्रुप O रटे हुए रहते हैं, तो आपको ब्लड ग्रुप O नहीं रटना है, O नेगेटिव रटना है। यानी कि ब्लड ग्रुप O नेगेटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वो ब्लड ग्रुप A वाला हो या फिर AB का हो या फिर B का हो, नो मैटर, कोई भी इशू नहीं है। आप अगर O नेगेटिव ब्लड ग्रुप देते हो किसी को तो उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, यानी कि O नेगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, समुद्र के 1000 मिलीलीटर पानी में नमक की मात्रा कितनी होती है। आपसे पूछा गया है कि समुद्र के 1000 मिलीलीटर पानी में नमक की मात्रा कितनी होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो 1000 मिलीलीटर है, कुछ लोगों को शायद प्रॉब्लम हो, ये मिलीलीटर का मतलब क्या होता है।
और 1000, यानी कि 1 लीटर अगर लिखते हैं हम तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, यानी कि जो मिलीलीटर है ये मिलीलीटर लीटर की छोटी इकाई है, छोटी मात्रा है। आप कह सकते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि 1000 मिलीलीटर पानी में नमक की मात्रा कितनी होती है। यहाँ पे ऑप्शन है 100 ग्राम, 500 ग्राम, या फिर 600 ग्राम, या फिर 35 ग्राम। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग क्लास में उपस्थिति के तौर पे जय हिंद ज़रूर लिखेंगे। और ये क्लास अब से आज से रेगुलर होगी, यानी कि चाहे 10 मिनट की ही क्लास हो पर वो क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। ओके, जब तक कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, समुद्र के 1000 मिलीलीटर पानी में जो नमक की मात्रा होती है वो 35 ग्राम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलते हैं अगले सवाल पे। और फ्रेंड्स अगले सवाल पे जाने से पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो समुद्र का पानी होता है वो कैसा होता है, नमकीन होता है, यानी कि क्या होता है, लवणीय होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्र के पानी का पीएच मान क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है समुद्र के पानी का। तो मैं आपको बता दूं कि 8.4 ये जो है समुद्र के पानी का पीएच मान होता है। आपको इस तरह से ध्यान में रखना है कि समुद्र कैसा होता है, चौड़ा होता है, चौड़ा होता है ना समुद्र, तो 84। ठीक है, 84 का मतलब 8.4। ऐसा नहीं है कि आपको 84 कहना है, आपको याद रखने के लिए मैंने कहा है 84, पर इसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो होता है 8.4। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था। आपको बताना है कि पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था, मौर्य काल, गुप्त काल, मौर्योत्तर काल, या फिर इसमें से कोई नहीं। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। जिन भी लोगों ने आंसर कर लिया है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो सुन लेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पंचतंत्र के लेखक आपसे पूछा गया है, तो ये सॉरी, हाँ चलिए लेखक में मैं आपको बता ही देता हूँ कि इसके लेखक कौन हैं। तो पंचतंत्र के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा ये पंचतंत्र के लेखक हैं। ओके, और पंचतंत्र किस काल में लिखा गया आपसे अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे गुप्त काल में लिखा गया था। पंचतंत्र किस काल में लिखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। पंचतंत्र किस काल में लिखा गया, तो गुप्त काल में। और इसके लेखक कौन है, तो ये विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं पंचतंत्र के। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और फ्रेंड्स एक बात और मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि अगर आपको इस क्लास की वीडियो पीडीएफ चाहिए तो आप इस AK एकेडमी आर्मी क्लास के टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएंगे, जो कि आप अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम होगा तो आप उस पर सर्च कर सकते हैं, AK एकेडमी आर्मी क्लास आपके सर्च में आ जाएगा, तो आप उसको उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे और इस PDF को डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे। आपसे पूछा गया कि ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ किया गया था कब। आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ कब किया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ऑपरेशन फ्लड पूछा गया, ये सवाल फ्रेंड्स ये आप लोगों से पूछा गया है। मैंने ये सवाल आपके लिए रखा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध का प्रारंभ कब किया गया। ये सवाल आपके लिए है, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि चलिए इसका डिटेल मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड को हम यहाँ पे इसे ऑपरेशन फ्लड को ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, यानी कि वाइट रिवॉल्यूशन। आपसे पूछा जा सकता है कि वाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे मिल्क से, यानी कि दूध से। ओके,
पर ये सवाल आपसे जो पूछा गया यहाँ पे, ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ कब किया गया, ये सवाल आपसे है। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोगों से। चलिए, चाहे जब भी आप वीडियो देखें तो इसका आंसर ज़रूर लिखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, अगले सवाल को देखते हैं। आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैंने ये जो आप देख रहे हैं, कभी पर्दे गिर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो एंटरटेनमेंट के लिए मैंने थोड़ा सा ये वीडियो को ऐसा बनाया है। चलिए देखते हैं, मसाला उत्पादन में अग्रणी देश कौन है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है देश कौन है। मसाला उत्पादन में अग्रणी देश यानी कि सबसे आगे कौन सा देश है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या फिर चाइना। जल्द से बताएंगे। आपके पास केवल 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं और आपने आंसर कर ही लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, जो मसाला उत्पादन में अग्रणी देश है वो है भारत। ठीक है, मसाला उत्पादन में जो अग्रणी देश है वो हमारा भारत है, जो कि मसाला की सबसे ज़्यादा खेती का मतलब उत्पादन करने का काम कौन करता है, तो भारत करता है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संदर्भ में मसाला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है, तो यहाँ पे अगर राज्य पूछा जाता तो आप केरल देते। ओके, केरल, केरल आप आंसर देते अगर भारत के राज्य के संदर्भ में पूछा जाता। लेकिन यहाँ पे देश पूछा गया है, और देश में भी अगर पूछा जाता है तो आप भारत कहेंगे निसंकोच। आपका आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मसालों की जो खेती होती है वो कितने मतलब होती है, कितना होता है, कितना उत्पादन करता है भारत मसाला, तो 16 टन, लगभग 16 टन जो है, 16 टन जो है हमारा भारत, अकेला भारत जो है मसाले का उत्पादन करता है। ठीक है, 16 टन, आप जान सकते हैं 16 टन बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये हमारा भारत अकेले ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, मानव में लिंग का निर्धारण किसके ऊपर निर्भर करता है। यानी कि जो मेल और फीमेल जो होती है, यानी कि महिला और पुरुष, यानी कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको बताना है कि मानव गुणसूत्र पर, या फिर मानव डीएनए पर, या फिर मानव लाइसोसोम पर, या फिर मानव प्लाज्मा पर। जल्द से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास केवल 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोगों ने आंसर इसका कर लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया है मैं उनको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे होगा, मानव लिंग में, और सॉरी, मानव में लिंग का निर्धारण किसके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है यही हमारा राइट आंसर है, मानव गुणसूत्र पर। मानव लिंग का निर्धारण किस पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है, तो मानव गुणसूत्र पर। ओके, कुछ लोगों ने, मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने इसका आंसर बी किया होगा। तो बी जो है यहाँ पे, बी यानी कि डीएनए, मानव डीएनए, ये क्या करता है कि माता पिता के गुणों को उसके बच्चों में ये भेजने का काम करता है। ठीक है, डीएनए। और फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है, कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए, सॉरी, ये आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। आपसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है डीऑक्सी और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, अंशतः पानी में, सॉरी यहाँ पे आंशित लिखा गया है, मिसप्रिंट है, ध्यान में रखेंगे, आंशित नहीं है, अंशतः है, अंशतः, ध्यान में रखेंगे कि अंशतः पानी में डूबी हुई छड़ी किस कारण से टूटी हुई प्रतीत होती है। यानी कि अगर कोई छड़ी पानी में डूबी हुई है तो वो टूटा हुआ प्रतीत होता है, किस कारण से। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने आंसर कर ही लिया होगा इसका, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया था कि अंशतः पानी में डूबी हुई छड़
छड़ी या फिर छड़ किस कारण से टूटी हुई प्रतीत होती है, या फिर कहीं कहीं पे आपको दे सकता है कि मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो एक ही बात है। तो या फिर कहीं कहीं पे आपको एग्जाम्पल पे तौर पे आप ध्यान में रखेंगे कि कहीं कहीं पे बाल्टी में रखा हुआ सिक्का पानी थोड़ा सा, अगर किसी बाल्टी में पानी रखा हुआ है उसमें अगर आप कोई सिक्का गिराते हैं तो वो अपने स्थान से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो वो किस कारण से, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। अगला सवाल है द्रव द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है। आपसे पूछा गया है कि लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है, आपको बताना है कि द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है। द्रवित सोना को, पेट्रोलियम तेल को, या फिर पेट्रोलियम डीजल को, या फिर द्रवित चांदी को। आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए, जल्द से बताएंगे इसका आंसर। और फ्रेंड्स आप अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए 5 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं और मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम तेल, ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम तेल को कहा जाता है। जो भी लोग नए जुड़े हैं ध्यान में रखेंगे कि अगर आप इस क्लास में नए हैं तो इस क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और नई वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए घंटे के आइकन को ज़रूर दबा लेंगे। तो और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और या फिर टेलीग्राम, आप टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि AK एकेडमी आर्मी क्लास अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाके तो आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल, या फिर फॉर्मिक अम्ल। फ्रेंड्स मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये प्रश्न वैसे प्रश्न हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको इन सारे प्रश्नों को ये छोटा नहीं मानना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आगे आने वाली क्लासों में मैं आपको बताऊंगा, और काफ़ी डिटेल ये हमारी क्लास चलेगी। तो चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ जिन लोगों ने नहीं किया है। रेटिनॉल, ध्यान में रखेंगे, ये विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, ध्यान में रखेंगे। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे कि रतौंधी जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो डी में दिया गया है ये फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी में, मधुमक्खी में, और फिर बिच्छू के डंक में, ये सब में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। और विटामिन ए का रासायनिक नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, रेटिनॉल है। और विटामिन ए का अच्छा स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, फ्रेंड्स आपको एक बात और ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ये पदार्थ है जिसमें लगभग सारे विटामिन मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर दूध होगा। ओके, ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। बिंबिसार किस वंश का शासक था, आपको बताना है बिंबिसार किस वंश का शासक था। हर्यक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, या फिर खिलजी वंश, जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो चलिए, मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसका आंसर कर ही लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो जान लेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिंबिसार किस वंश का शासक था, आपसे पूछा गया था, तो आप यहाँ पे हर्यक वंश ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स आपसे कभी कभार ऐसा पूछा जा सकता है, कि ये जो लोदी वंश है, लोदी वंश, इसका संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोदी,
बहलोल लोदी। ओके, ध्यान में रखेंगे कि लोदी वंश का संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोदी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो सम्राट था वह कौन था? बिंबिसार, तैमूर लंग, इब्राहिम लोदी या फिर समुद्रगुप्त? जल्द से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं आपके, और यहाँ पे आंसर मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सम्राट था वह कौन था, आपसे पूछा गया था, तो इब्राहिम लोदी। ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे रज़िया सुल्तान आप लोगों ने सुना ही होगा, वो भी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही शासन हुआ करती थी। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। मैं एक क्वेश्चन आपको और बता दूं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम महिला शासिका कौन हुई, तो रज़िया। ओके, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था? आपको बताना है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली परिवर्तित करने का निर्णय कब लिया गया था, ये नहीं कि परिवर्तित कब किया गया था। इस बात को ध्यान में रखना है यहाँ पे आपको कि परिवर्तित करने का निर्णय कब लिया गया था। ओके, ध्यान में रखेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि 5 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं और कुछ लोगों ने आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि निर्णय लिया गया था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1911 में। ये हमारा राइट आंसर है। निर्णय लिया गया था 1911 में, लेकिन कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था, तो ये 1912 में। यहाँ से 2 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई। जब की गई पूछा गया तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा कि 1912 में कोलकाता से दिल्ली की गई, लेकिन निर्णय कब लिया गया जो कि यहाँ पे पूछा गया है, तो वो 1911 में। ओके, ध्यान में रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, वह विषय जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को हो उसे किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? तो फ्रेंड्स ये तो पूछने की बात ही नहीं है, आप लोग इसका आंसर जानते ही होंगे। चलिए, जो लोग नहीं जानते कोशिश कीजिए इसका आंसर करने का। आपके पास 5 सेकंड का समय है। समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। वह विषय जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होता है वह किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ध्यान में रखना कि वह विषय जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होता है वह संघ सूची के अंतर्गत, संघ सरकार संघ सूची। ओके, ध्यान में रखेंगे सीधे सीधे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। संघ सरकार तो संघ सूची। सूचियों की अगर बात करें हम तो सूची 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों में जो समवर्ती सूची है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है ये समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहने का मतलब होता है वैसी सूची जिस सूची में राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, उसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि शिक्षा हो गया, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पे कानून बनाने का अधिकार रखती है, तो इसे शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। तो इस तरह से, और राज्य सूची, राज्य अगर
शराबबंदी को लेकर के कोई सूचियाँ या फिर कोई भी प्रावधान है तो वो राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया, राज्य अकेला ही बनाया गया। इसमें कोई केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे भारत के अंतर्गत ही झारखंड भी आता है और बिहार भी आता है। तो आप देखते हैं कि झारखंड में शराबबंदी जैसी कोई कंडीशन नहीं है, पर हमारे बिहार में है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? राज्य के ऊपर, कि कहाँ की राज्य सरकार ने कौन से प्रतिबंध कहाँ लागू किए हैं। तो ये राज्य सूची का विषय है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलते हैं, देखते हैं अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्य भाषा का जिक्र है? आपको बताना है 5वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची या फिर 8वीं अनुसूची। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जिन भी लोगों ने आंसर कर लिया है अच्छी बात है, और जिन लोगों ने आंसर नहीं किया है वो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। इस तरह से हम लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे डेली। 25 क्वेश्चन का सेट रहेगा, डेली रहेगा, और हो सकता है 25 नहीं तो कभी कभार 20 भी चलेगा, लेकिन हमारा ये क्लास अब रेगुलर होने वाला है। तो चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राजभाषा का जिक्र है। सबसे पहले ये कि राजभाषा, जो यहाँ पे शब्द कहा गया राजभाषा, राजभाषा राजभाषा की अगर हम बात करें तो जब हमारा संविधान निर्मित हुआ था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्णतः बन करके तैयार हो गया था। ओके, तो यहाँ से हम ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा संविधान जब बन के तैयार हो गया था उस समय उस संविधान में जो भाषाएं जोड़ी गई थी वो केवल 14 भाषाएं ही थी जो कि हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। लेकिन बाद में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसमें हमारे संविधान में कई सारे भाषाओं को जोड़ा गया, और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो हमारे संविधान में जो है 22 भाषाएं हैं, और इन्हीं 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो आपसे पूछा गया है सवाल यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राजभाषा का जिक्र है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस अनुसूची में राजभाषा। 8वीं अनुसूची ध्यान में रखना है। 8वीं अनुसूची ऐसी अनुसूची है जिसमें राजभाषा का जिक्र है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। और इसमें जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि बन के तैयार हुआ था, उस समय इसमें ये जो भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी, जबकि बाद के दिनों में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भाषाओं की संख्या बढ़ी और वो 22 हो गई। वर्तमान समय में भी 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ध्यान में रखेंगे। और ऐसा 8वीं अनुसूची में कहा गया है। फ्रेंड्स कुछ लोग कहें कि अनुसूची क्या होता है, तो ये हमारे संविधान का एक भाग है। अब भाग कहने का मतलब ये नहीं कि हमारे संविधान को 3 भागों में बांटा गया है, अनुच्छेद, अनुसूची और भाग, ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे, और हमारा अगला सवाल है राजभाषा का विवरण संविधान के किस भाग में है। चलिए अब यहाँ पे आपसे भाग पूछा गया है। अभी मैंने बताया कि हमारे संविधान के को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि अनुच्छेद हो गया, अनुसूची हो गया, और तीसरा नंबर में भाग। ज़रूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस मैंने बताया है उस सीक्वेंस में ही। चलिए इसका आंसर कीजिए, राजभाषा का विवरण संविधान के किस भाग में है। अभी मैंने बताया है कि राजभाषा क्या है और कितनी राजभाषाएं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है 5 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं, और यहाँ पे आंसर जो हमारा होगा वो 17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखेंगे कि भाग 17 में राजभाषा का जिक्र है, और राजभाषाओं की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? 22 है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा जो अगला सवाल है आपसे पूछा गया है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य के रहने का स्थान है, किसने कहा था? जल्द से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला। इस दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो बीच में था वो, और ये दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है?
आपको बताना है कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है, जल्द से बताएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो चार आपसे पूछा गया है कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हिकेटियस, ऑप्शन नंबर बी इरेटोस्थेनिज, और ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। तो 5 सेकेंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए, जल्द से बताएंगे। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि व्यवस्थित भूगोल का जनक जो है इरेटोस्थेनिज को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है यही हमारा राइट आंसर है, इरेटोस्थेनिज। ओके। किस देश ने भारत पर बम गिराया था, सॉरी भारत पर नहीं, हिरोशिमा पर। तो चलिए मैं इसका आंसर कर देता हूँ। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अमेरिका। ओके, ध्यान में रखेंगे, अमेरिका ने हिरोशिमा पे बम गिराया था। चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग जी के जिस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। और यहाँ जो दिए गए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर, आपको अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।